So let's begin with part 3 of BSA on proof, chapter 3. Facts which need not to be proved. तो 51 क्या बोलता है, जो जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं ना, जो जज ये बोल सकता है ये सब हमें पता है, तुम मत बताओ, ठीक है, वो तुम्हें कोर्ट के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 51 से इतना सा बोलता है, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक द जुडिशियल नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो जुडिशरी नोटिस करता है जो चीज़, वो तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ज्ञानबाजी मत करो, ठीक है। 52 क्या बोलता है, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वही जो जुडिशली नोटिसेबल है। कौन कौन से फैक्ट्स जो जुडिशली नोटिसेबल है, तो कौन से फैक्ट्स हैं, लॉज जो इंडियन टेरिटरी में ऑलरेडी इन्फोर्स्ड हैं, या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जिन लॉज का होता है, वो तुम्हें लॉज के बारे में तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, है ना। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, अग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सब क्या है, जुडिशली नोटिसेबल है। डिसीजंस बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशंस, देन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑफ पार्लियामेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो कैसे होती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या पार्लियामेंट का क्या सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, ये सब तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सील ऑफ कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स, सील ऑफ कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी, मराइन टाइम ज्यूरिसडिक्शन, नोटरी पब्लिक, ये सब तुम्हें सील्स वगैरह के लिए जो भी पब्लिक ऑफिसर्स की सील्स हैं वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। देन एक्सेशन टू ऑफिस, नेम्स, टाइटल्स, फंक्शंस, किसके क्या सिग्नेचर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर, ये सब भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी। देन एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल, नेशनल फ्लैग, ये सब जो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट है वो सब तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। देन द डिवीजन ऑफ टाइम, जोग्राफिकल डिवीजन, कि लंदन में इस समय इतना टाइम हो रहा था, पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट, हॉलीडेज, ये सब, टेरिटरी ऑफ इंडिया की कितनी टेरिटरी है। देन commencement, continuance, termination of hostilities between government of India and some other countries के किससे क्या रिलेशनशिप हैं। the names, subordinates of public officers, advocates and other public authorized by law to appear before it, rule of land or on sea, रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने देखा है। तो ये सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें ऑप्शंस में दे देंगे कि क्या क्या जुडिशली नोटिसबल फैक्ट्स हैं, तो उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दे देंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही टिक करो। द केस रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑल्सो ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री लिटरेचर, जो भी पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट है, वो सब कोर्ट को ऑलरेडी पता है, जो कि अप्रोप्रिएट बुक्स में मैंशनड है, डॉक्यूमेंट्स में मैंशनड है। अब कोर्ट मना भी कर सकता है ये बुक्स वगैरह का कि ये हम जुडिशली नोटिस में नहीं लेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई वो बुक और डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश ना करे। तो देन 53 says that facts admitted need not to be proved, कोई भी ऐसा फैक्ट्स तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, अगर किसी भी पार्टी ने कोई फैक्ट रिटन में एडमिट कर लिया है तो हेयरिंग के टाइम पे तो वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो वो प्रूफ करने के लिए बोल भी सकता है, अगर उससे कुछ गड़बड़ लग रही है या कोई प्रेशर लग रहा है कि कोर्जन से ये फैक्ट उसने अग्री किया है। अब आते हैं ओरल एविडेंस। तो दो टाइप की डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने एविडेंस में, सेक्शन 2E में। एक तो होते हैं ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल एविडेंस आर गिवन अंडर सेक्शन
54, 55, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स कंप्लीट ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप ओरली कोर्ट के सामने नहीं बोल सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है। डॉक्यूमेंट आप पेश कर दो, कोर्ट खुद देख लेगा। जो रेलेवेंट कॉपी है वो पेश कर दो। 33 में हमने देखा था ना, सेक्शन 33 में जितना रेलेवेंट है उतना कोर्ट के सामने आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हो, पर उसे ओरली आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। उसके अलावा आप किसी भी फैक्ट का ओरल एविडेंस देना ज़रूरी होता है, ठीक है। देन 55 क्या बोलता है? ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब जिसने देखा उसको बुला के लाओ, जिसने सुना उसको लेके आओ विटनेस बना के। जिसने देखा उसको एज अ विटनेस पेश करो, जिसने सुना उसे एज अ विटनेस प्रूव करो। जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा तो ऑब्वियसली वो विटनेस बन के आएगा, उसका बीवी बच्चे पड़ोसी अड़ोसी वो तो आएंगे नहीं। जिसने सुना, अब किसी ने कोई बात करते हुए किसी को सुना, प्रिपरेशन करते हुए, प्लानिंग करते हुए, तो वो ही आके बताएगा, कोर्ट में विटनेस देगा। जिसने परसीव किया कोई भी अदर सेंस से, मान लो किसी ने डेड बॉडी की स्मेल सूंघी और पुलिस को कॉल किया, तो वो आएगा विटनेस बन के। कोई भी ओपिनियन या ग्राउंड जिस पे वो पर्सन रिलाई करके बोल रहा है वो भी एज अ एविडेंस पेश करना पड़ेगा कि मेरा ये ग्राउंड है ये बात करने का, ये एविडेंस देने का मेरा ये ग्राउंड है। अब प्रोविजो 1 क्या बोल रहा है कि जो ट्रीटीज़ के जो ऑथर होते हैं ना, अगर वो मिल नहीं रहे हैं या वो डेड हो गए हैं या दे आर नॉट फाउंड, तो वो ट्रीटीज़ कोर्ट में प्रेजेंट कर दी जाएंगी अगर वो ट्रीटीज़ उस केस के लिए इम्पॉर्टेंट है तो। प्रोविजन 2 क्या बोल रहा है? रियल एविडेंस की बात कर रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोविजन 2 ये रियल एविडेंस की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ओरल एविडेंस रिफर्स टू existence or condition of any material or thing other than a document. The court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. तो ये रियल एविडेंस की बात कर रहा है। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, चैप्टर 5। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। 57 ये बात करता है, सॉरी 56, कि जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं या तो वो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव होने चाहिए या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या तो प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है, ये तो हमें पता है। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, 57 और 58 में दिया है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब जो डॉक्यूमेंट जिस पे रिलाई कर रहे हैं, मान लो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने बनवाया है ना, तो वो प्राइमरी एविडेंस है, पर आपने उसकी कॉपी निकाल के किसी और दूसरी पार्टी को दी, सामने वाली पार्टी को, कि आप ये कॉपी रख लो प्रिंट करवा के, तो वो क्या हो गया? वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। तो वेर अ डॉक्यूमेंट इज, अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? वेर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है एक ही डॉक्यूमेंट, तो ईच पार्ट, उसका हर पार्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। अब मान लो ABCD कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जितने भी, मतलब बहुत सेवरल पार्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो उसके जितने भी पूरा एक डॉक्यूमेंट है पर वो सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या होगा? पूरा डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस होगा, उसका हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा, ठीक है। 57 एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है। देन एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड some of the parties only, by some of the parties only, each counterpart is primary evidence. अब देखो, ये काउंटर की हर एक पार्टी के पास एक एक रिसीट है। मान लो आप बैंक में जाते हो कैश डिपॉजिट करने, तो ऐसे एक स्लिप होती है,
उसका एक ऐसा पार्ट होता है, ये होती है कस्टमर रिसीट और ये बैंक वालों के पास रहती है। तो ये जो आपको वो फाड़ के देते हैं ना, ये आपके लिए प्राइमरी एविडेंस है अगेंस्ट द बैंक, और ये वाला पार्ट बैंक के लिए प्राइमरी एविडेंस है अगेंस्ट यू। ठीक है, ये बोल रहे हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में भी खाना खाने अगर जा रहे हैं, हल्दीराम्स पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक स्लिप वो आपको देते हैं छोटी सी, और एक पूरा वो खुद रखते हैं। एक बिल आपको देते हैं और एक जो ऑर्डर की रिसीट है वो खुद रखते हैं। तो वो दोनों ही प्राइमरी एविडेंस है अगेंस्ट ईच अदर। where a document where a number of documents are all made by one uniform process, मतलब एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस, जैसे बुक्स प्रिंट होती हैं तो वो अगर एक ही ओरिजिनल कॉपी से प्रिंट हो रही हैं, मान लो ये बुक मैंने लिख दी, अब इससे ही बाकी सारी कॉपीज़ बनेंगी, तो वो सारी कॉपीज़ सेकेंडरी एविडेंस होंगी, पर ये प्राइमरी है। पर अगर मैं सेवरल बुक्स बना रही हूँ एक ही साथ, मतलब इसकी ही सेवरल कॉपीज़, तो वो सब ओरिजिनल होगी विदाउट फोटोकॉपी। मतलब एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू मैं बहुत सारी बुक्स निकलवा रही हूँ एक ही साथ साइमल्टेनियसली, तो वो क्या हो गया, वो सारी बुक्स प्राइमरी एविडेंस होंगी। बट वेयर देर इज अ कॉपी ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, देर आर कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल, एक कॉमन ओरिजिनल है और उसकी कॉपी हो रही है, तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है। बट साइमल्टेनियसली एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बहुत सारी अगर कॉपीज़ निकल रही हैं, वो सारी कॉपीज़ क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस होंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे। अब एक्सप्लेनेशन फोर्थ क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड है, इट इज़ क्रिएटेड स्टोर्ड साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशली इन मल्टीपल फाइल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने क्वेश्चन देखा है, साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशली, तो वो दोनों चीज़ें प्राइमरी एविडेंस होंगी। वेयर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फॉर प्रॉपर कस्टडी, प्रॉपर कस्टडी से आता है, और सच डिजिटल रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। Our explanation 6 says that where a video recording is simultaneously stored in electronic form, जैसे कैमरा में बहुत सारे, मान लो आपके फ़ोन पे भी कैमरा का एक्सेस है, कंप्यूटर में भी कैमरा का एक्सेस है, और दोनों जगह रिकॉर्ड होता है, तो वो दोनों जगह प्राइमरी एविडेंस ही होगा if it is simultaneously stored, broadcasted, transferred to another. Where an electronic digital record is stored in multiple storage spaces in the computer resource, each such automated storage including temporary file is a primary evidence. तो बस ये बोलता है सेक्शन 57 की क्या क्या प्राइमरी एविडेंस है। अब सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 58 क्या क्या बोलता है, सर्टिफाइड कॉपीज़। देखो जैसे कोई भी जजमेंट आता है उसकी भी सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं जो कोर्ट से मिलती हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एविडेंस हो गया। कॉपीज़ मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिक प्रोसेस, जैसे प्रिंटिंग, कॉपीज़ फ्रॉम कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कॉपीज़ मेड और कंपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल, वो क्या हो गई, सेकेंडरी एविडेंस। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, दिस ऑल्सो कम्स इन क्वेश्चन। काउंटर पार्ट किसी डॉक्यूमेंट का, पर सामने वाली पार्टी ने एग्जीक्यूट ही नहीं किया हो, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एविडेंस हो गया। ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ पर्सन, ओरली कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बता रहा है तो वो भी क्या हो गया, सेकेंडरी एविडेंस। ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस होता है। एविडेंस ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन एग्जामिन्ड, हु हैज़ एग्जामिन्ड, अब देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब किसी ने, कोर्ट ने किसी को बोला कि आप एग्जामिन करके हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है, तो उसने एग्जामिन करके कोर्ट को बताया, तो उसने जो बताया ना वो भी सेकेंडरी माना जाएगा।
59 क्या बोलता है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव होंगे एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। कहाँ मेंशनड है केसेस, सेक्शन 60 में, कि कहाँ कहाँ हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते या जहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ कहाँ ओरिजिनल नहीं लगा सकते, ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी पोजेशन ऑफ, जब ओरिजिनल किसी और पार्टी की पोजेशन में है या किसी और पार्टी के पावर में है और वो पर्सन उसे जिसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है उसके ही पोजेशन में है वो, तो कोर्ट में ओरिजिनल पेश करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी पार्टी को। देन एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट की प्रोसेस उस पर नहीं एप्लीकेबल होती है। मान लो आउट ऑफ इंडिया है या कहीं है, कोर्ट के प्रोसेस के आउट ऑफ रीच है, तो उसको नहीं मंगवा सकते हम डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। पर्सन हु इज़ लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट बट ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इट आफ्टर गेटिंग नोटिस, मतलब नोटिस भेजने के बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कोर्ट में, तो तब भी ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी पार्टी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट से काम कर सकती है, सेकेंडरी एविडेंस से काम चला सकती है। या फिर एग्जिस्टेंस, कंडीशन, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो दूसरी पार्टी ने ऑलरेडी रिटन में एक्सेप्ट कर लिए हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट अब ये पार्टी इस पार्टी के अगेंस्ट केस कर रही थी कि इसने ब्रीच ऑफ डॉक्यूमेंट किया है, मेरे को ये टर्म्स एंड कंडीशन थे डॉक्यूमेंट के जो कि इस पार्टी ने फॉलो नहीं किए हैं। अब इसने कोर्ट के सामने रिटन में एडमिट कर लिया, हाँ भाई मैंने फॉलो नहीं किया था ये कंडीशन, मेरी ये रीजंस थे, मैंने फॉलो नहीं किया है, तो तब आपको वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, क्योंकि इस पार्टी ने जिसके अगेंस्ट आपको प्रूव करना था उसने तो खुद ही रिटन में दे दिया ना। कोर्ट को रिटन में उसने रिटन स्टेटमेंट दे दिया। देन वे ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड लॉस्ट, जब डिस्ट्रॉय ही हो चुका है तो फिर कैसे करेंगे प्रोड्यूस। द ओरिजिनल इज़ ऑफ नेचर नॉट टू बी ईजिली मूवेबल, ईजिली मूवेबल नहीं है। यह ओरिजिनल कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यह ओरिजिनल इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स सर्टिफाइड कॉपीज इज परमिटेड, मतलब सर्टिफाइड कॉपी जैसे कोई जजमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं सर्टिफाइड कॉपी मिली है तो सर्टिफाइड कॉपी परमिसिबल है, तो उधर सबमिट हो जाएगी वो कोर्ट में। या फिर ओरिजिनल में बहुत सारे पेजेस हैं या बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट हैं जो कि कोर्ट के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा पूरा पढ़ना, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, बोलेगी रेलेवेंट चीज़ को लेके आओ, या फिर किसी और से बोलेगी कि आप गो थ्रू करो डॉक्यूमेंट को और फिर कोर्ट में आके सेकेंडरी एविडेंस दो, ओरल एविडेंस दो। तो अब एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस लगेगा। तो अगर कोई पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, या फिर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर ओरिजिनल इजीली मूवेबल नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होंगे। मतलब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप प्रूव कर सकते हो, बोल के बता सकते हो कोर्ट में। देन किसी पार्टी ने ऑलरेडी एडमिट कर लिए हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन, तो रिटन एडमिशन जो पार्टी ने जहाँ एडमिट किया था ना वो एडमिसिबल है। जिस डॉक्यूमेंट में जैसे अगर रिटन स्टेटमेंट कोई कोर्ट ने दिया, कोर्ट में उस पर्सन ने दिया कि हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो रिटन स्टेटमेंट क्या होगा, वो एडमिसिबल होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लाने की ज़रूरत नहीं है जिसको वो एडमिट कर रहा है, ठीक है। अब ई और एफ क्या बोल रहा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ सर्टिफाइड कॉपी होगी तो ऑब्वियसली सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल होगी। देन एविडेंस, बहुत सारी बल्क में बुक उसके पेजेस हैं उस डॉक्यूमेंट के, तो किसी स्पेशली स्किल्ड पर्सन को क्या बोलेंगे कि आप एग्जामिन करो डॉक्यूमेंट को और कोर्ट में आके बताओ कि आपने क्या एग्जामिन किया। देन 61 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करता है
क्या बोलता है 61 कि कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैलिडिटी पे शक नहीं करेगा, उसकी एडमिसिबिलिटी को डिनाई नहीं करेगा। वो उतने ही एडमिसिबल है, उसकी वैलिडिटी उतनी ही है जैसे अदर डॉक्यूमेंट की है। अब 62 क्या बोल रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड। अब ये तो फालतू सा सेक्शन है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 63। अब 63 में क्या दिया है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। Any information, 63 says that any information contained in electronic record which is printed on paper, stored, recorded, copied into optical, magnetic media, semiconductor memory, which is produced by the computer or communication device, or otherwise stored, recorded, copied in any electronic form। तो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि किसी पेपर पे प्रिंट आउट किया है, कोई डॉक्यूमेंट है पेपर पे प्रिंट आउट कर लिया, या कहीं स्टोर्ड है, या कहीं कॉपीज उसकी निकाली हैं, या कहीं रिकॉर्डेड है। मान लो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये अगर मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर रही हूँ, किसी और कहीं और स्टोर कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप में भी स्टोर कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, कहीं और स्टोर्ड हुआ, किसी और मैग्नेटिक ऑप्टिकल मीडिया में, सेमीकंडक्टर मेमोरी में स्टोर हुआ, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो वो क्या हो गया, इट शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, एडमिसिबल होगा। अब क्लॉज 2 क्या बोलता है इसका, कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर आउटपुट शैल बी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि एडमिसिबल होंगे। मतलब कहाँ कहाँ वो डॉक्यूमेंट स्टोर हुआ है, क्या क्या ऐसी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होती हैं, तभी वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के आगे प्रोड्यूस होगा। अगर ये चारों कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो क्या क्या है ये कंडीशन, बहुत सिंपल सी हैं, इतना उस पर मत जाओ कि अरे इतना लेंदी है, बहुत सिंपल सी हैं, जो मैं बता रही हूँ बस उतना नोट कर लो। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि रेगुलरली यूज़ हो रहा है, एक रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ हो रहा है, और जो पर्सन उसे यूज़ कर रहा है, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसका लॉफुल कंट्रोल है उस पर। तो ये बोल रहा है क्लॉज ए। क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एक ऐसे डिवाइस से निकल रही है, वो रेगुलरली फीड हो रही है कंप्यूटर डिवाइस में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स में वो रेगुलरली फीड हो रही है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जैसे आपके कैमरा चल रहा है रेगुलरली, ऐसा नहीं कि उसी टाइम आपने ऑन किया, आपका रेगुलरली चल रहा है वो कैमरा। तो वो क्या हो गया, ये भी एक कंडीशन हो गई कि जिसमें आप जो डिवाइस दे रहे हैं, जो आपको एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो डिवाइस है जिसमें वो रिकॉर्ड हुआ है, वो रेगुलरली यूज़ होना चाहिए, रेगुलरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। जो प्रोड्यूस करे उसका उस पर लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए। अब सी क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल पार्ट ऑफ पीरियड, मतलब जब वो इंसिडेंट हुआ, मान लो कुछ क्राइम हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो जो डिवाइस है ना, वो ऑपरेटिंग मतलब प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए, इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ग्लिच हो जिससे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एक्यूरेसी पे शक जाए, ऐसा कुछ ग्लिच नहीं आना चाहिए, वो प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा होना चाहिए। अब डी क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन जो रिप्रोड्यूस हो रही है या डिराइव हो रही है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। मतलब अगर इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हो रही है किसी डिवाइस पे या फिर डिराइव हो रही है किसी डिवाइस से, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तो ये बोलता है। बाकी क्लॉज 3 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। क्लॉज 4 इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो क्लॉज 4 क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप सबमिट कर रहे हैं उस इट शैल अकम्पनी अ सर्टिफिकेट शैल अकम्पनी दैट एविडेंस। मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? किस चीज़ का सर्टिफिकेट? आइडेंटिफाई का, कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, उसको पूरा डिस्क्राइब करके एक सर्टिफिकेट में ऑलरेडी मेंशन्ड होना चाहिए। और क्या चीज़ होनी चाहिए? डिवाइस के पर्टिकुलर्स लिखे होने चाहिए। ठीक है, जो जो मैं टिक करा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसके आगे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन ये लिखा होना चाहिए जो भी कंडीशंस हैं वो रेगुलरली मीट कर रही थी उस डिवाइस की, जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी क्लास 2 में। एंड इट इज़ साइंड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर और एन एक्सपर्ट और द मैनेजमेंट ऑफ रिलेवेंट एक्टिविटीज़। तो ये सारी सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें कंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। वैसे तो नोटिस भेजना ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको प्राइमरी एविडेंस, देखो अगर सेकेंडरी एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि मैंने नोटिस भेजा था प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। वो तब भी प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया सामने वाली पार्टी ने, इसलिए मैं सेकेंडरी कर रहा हूँ एविडेंस। तो ये बताना पड़ेगा कि मैंने प्रीवियसली पार्टी को जो पोजेशन में है उस डॉक्यूमेंट के या फिर उसके एडवोकेट को क्या किया था, एक नोटिस दिया था टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट, तब भी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, पर नोटिस देना कब कंपलसरी नहीं है, वो 64 में दिया है। व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज़ इटसेल्फ अ नोटिस। मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट जो प्रूव करना है वो खुद ही नोटिस है। फनी, बट पढ़ना तो पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस कर रहे, जो आपको प्रूव करना है डॉक्यूमेंट को, वो खुद ही नोटिस है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक और नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा बोलता है ये पॉइंट। अब एडवर्स पार्टी को अगर ऑलरेडी पता है कि उसे नोटिस प्रोड्यूस करना है तो उसको एक नोटिस भेजने की अगर उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडवर्स पार्टी ने फ्रॉड से वो डॉक्यूमेंट हथियाया था, फ्रॉड से लिया था, तो तब भी नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। और एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट ने हैज़ द ओरिजिनल इन कोर्ट, उनके पास ऑलरेडी जो ओरिजिनल है उन्हें कोर्ट में दे दिया है, या फिर एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज़ एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, लॉस हो गया है इस डॉक्यूमेंट का, घूम गया है। पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ आउट ऑफ रीच, मतलब डॉक्यूमेंट का पोजेशन आउट ऑफ रीच है, तो फिर तब भी ओरिजिनल नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप 65 क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड और रिटन अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। अगर डॉक्यूमेंट रिटन है और उस पर साइंड है तो जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है वो बोल रहा है कि वो उसका ही साइन है, तो वो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी ही हैंड राइटिंग है वो। So much of the document as is alleged to be proved by that person's handwriting must be proved in writing, must be proved to be his writing। उसकी राइटिंग है, उसे उतने ही डॉक्यूमेंट जितने की ज़रूरत है उतना ही प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब अगर कोर्ट को शक जा रहा है कि उसकी हैंड राइटिंग नहीं है तो उसे उतने ही पार्ट को प्रूव करने की ज़रूरत है कि उसकी हैंड राइटिंग है। अब 66 क्या बोलता है कि सिग्नेचर, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी ने अफिक्स किया है किसी डॉक्यूमेंट पे तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, अनलेस इट इज़ सिक्योर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर्ड भी होता है तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसे पब्लिक की प्राइवेट की देती है, तो उससे वो सिक्योर्ड होता है। पर अगर सिक्योर्ड नहीं है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा उसे। अब 67 बोलता है डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है विटनेसेस से तो एटलीस्ट एक विटनेस को बुला के
ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो चुका है। अगर वो विटनेस अलाइव है या फिर कोर्ट के प्रोसीजर के अंडर आता है या फिर केपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, मतलब कोर्ट उसे रीच आउट कर सकती है, आउट ऑफ रीच नहीं है कोर्ट के। आप कोई भी अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कोई भी अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो उसके लिए किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है उसका एग्जीक्यूशन प्रूव करने के लिए, अनलेस इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, या फिर उसका एग्जीक्यूशन डिनाई हो गया है, तो तब उसे विटनेस को बुलाने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं है अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो। अगर 68 बोलता है कि अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, कोई भी अटेस्टिंग विटनेस फाउंड नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, या फिर डेथ हो गई है, तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसी है अटेस्टिंग विटनेस की हैंड राइटिंग है या उसी का सिग्नेचर है। इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हम आते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट पे। तो पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? 74 में दिया है, कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एन एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ अ सॉवरेन अथॉरिटी, मतलब कोई भी एक्ट या रिकॉर्ड सॉवरेन अथॉरिटी का, ऑफिशियल बॉडीज़ और ट्रिब्यूनल्स का, पब्लिक ऑफिसर का, लेजिस्लेटिव का, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का और फॉरेन कंट्री का कोई भी एक्ट या रिकॉर्ड क्या होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। देन पब्लिक डॉक्यूमेंट केप्ट इन एनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, उसे भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट ही बोलेंगे। अगर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट के साथ रखा है स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, उसको भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट ही बोलेंगे। इसके अलावा जो भी होते हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिक अथॉरिटी के, पब्लिक ऑफिसर के कस्टडी में है, उसकी वो सर्टिफाइड कॉपी इशू कर सकता है। कोई भी पर्सन डिमांड कर सकता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी की बाय पेइंग अ लीगल फीस। तो सर्टिफिकेट पे रिटर्न होना चाहिए ऑन द फुट नोट कि इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड, सब्सक्राइब बाय द ऑफिसर, उसका नेम लिखा होना चाहिए, ऑफिशियल टाइटल लिखा होना चाहिए, सील होनी चाहिए और उसका साइंड होना चाहिए। और वो सर्टिफाइड कॉपी एज अ एविडेंस ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। देन 77 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब 78, इसको जनरली टेबल फॉर्मेट में पढ़ा जाता है, तो मैं भी टेबल फॉर्मेट में आई हैव मेड अ टेबल फॉर इट, टैबुलर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हाय, सो ये टैबुलर फॉर्मेट में है, इट विल मेक इट ईजियर फॉर अस टू गो थ्रू देम। तो बाकी इसके जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आप बेयर एक्ट से यू कैन गो थ्रू देम। इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो 78 क्या बोलता है कि कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं या सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं जो कि किसी पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से मिली है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से इशू हुई है, वो जेन्युइन प्रिज्यूम करे, कोर्ट वो जेन्युइन प्रिज्यूम करेगी और साइनिंग ऑफिसर की जो अथॉरिटी है वो भी कोर्ट जेन्युइन ही प्रिज्यूम करेगी। देन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस या कन्फेशन आर प्रिज्यूम टू बी ट्रू इन द रिकॉर्ड ऑफ टेस्टिमनी, मतलब जो भी एविडेंस है जो कि प्रूव हो चुका है, जो भी कन्फेशंस हैं उसे क्या प्रिज्यूम करेगी कोर्ट? दे आर प्रिज्यूम टू बी ट्रू इन द रिकॉर्ड ऑफ टेस्टिमनी। देन गैजेट या न्यूज़पेपर या जर्नल का कुछ कोई भी पार्ट है
वो जेन्युइन प्रिज्यूम होगा इफ़ इट इज़ पब्लिश्ड इन ऑफिशियल और पब्लिक जर्नल्स। पब्लिक जर्नल और ऑफिशियल जर्नल में जो भी कुछ पब्लिश होता है वो जेन्युइन ही प्रिज्यूम होता है। या कोई भी ऑफिशियल गैजेट में कोई चीज़ पब्लिश हुई है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, या कोई लीगली केप्ट डॉक्यूमेंट्स है, वो जेन्युइन प्रिज्यूम करते हैं, जो कि प्रॉपर कस्टडी में अगर है तो मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस में आ जाता है। 78 शैल प्रिज्यूम है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम द सर्टिफाइड कॉपीज एंड सर्टिफिकेट्स आर जेन्युइन। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस शैल प्रिज्यूम है। गेजेट न्यूज़पेपर जर्नल्स शैल प्रिज्यूम है, जेन्युइन है। कोर्ट शैल प्रोड्यूस इट इज़ जेन्युइन। देन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आ रहा है और अकॉर्डेंस विथ लॉ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जेन्युइन है। मैप्स प्लान्स बाय गवर्नमेंट जेन्युइन शैल प्रिज्यूम जेन्युइन एक्यूरेट अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर बने हैं तो। लॉ बुक्स केस रिपोर्ट्स जेन्युइन कंसीडर होंगी इफ़ प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट। पावर ऑफ अटर्नी शैल प्रिज्यूम है, एग्जीक्यूटेड और ऑथेंटिकेटेड होगी बाय नोटरी एंड अथॉरिटी। उस पर नोटरी है और एग्जीक्यूटेड है तब वो शैल प्रिज्यूम होगी जेन्युइन। देन इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट शैल प्रिज्यूम ड्यूली कंक्लूडेड। देन इलेक्ट्रॉनिक साइन और रिकॉर्ड शैल प्रिज्यूम टू बी दैट ऑफ सब्सक्राइबर इफ सिक्योर्ड अगर सिक्योर्ड है तभी शैल प्रिज्यूम होगा, नहीं तो फिर प्रूव करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज़ नॉट ऑल्टर्ड देन इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्टिफिकेट शैल प्रिज्यूम टू बी ट्रू। देन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स मे प्रिज्यूम, यहाँ 88, 89, 90 मे प्रिज्यूम है, फिर बस एक 91 इनके बीच में शैल प्रिज्यूम है, बाकी सब मे प्रिज्यूम है 88 के बाद। देन 93 तक मे प्रिज्यूम जेन्युइन इफ सर्टिफाइड। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो जेन्युइन मे प्रिज्यूम मतलब कोई उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता है और उसे प्रूव भी करने के लिए बोल सकता है कोर्ट, जो फॉरेन जजमेंट की जुडिशियल रिकॉर्ड्स की जो भी कॉपीज़ हैं। देन मैप्स बुक्स चार्ट्स ये मे प्रिज्यूम्ड, अब कोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा ऑथर पब्लिकेशन टाइम प्लेस ऑफ मटेरियल। देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे प्रिज्यूम जेन्युइन। देन डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस, अगर नोटिस के बाद भी अगर किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट प्रॉपर अटेस्टेशन और एग्जीक्यूशन और स्टैंपिंग हो चुकी है उन डॉक्यूमेंट्स में। देन 92 30-year-old डॉक्यूमेंट मे प्रिज्यूम मस्ट प्रूव एग्जीक्यूशन अटेस्टेशन इन प्रॉपर कस्टडी, मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट हो चुकी है और अटेस्टेड है, प्रॉपर कस्टडी से आ रही है वो डॉक्यूमेंट या नहीं, और कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है। 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेम चीज़ है, अगर साइंड है प्रॉपर कस्टडी से आ रही है तब भी कोर्ट बोल सकता है प्रूव करने के लिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। वील स्टार्ट फ्रॉम 94 सेक्शन 94 in our next video.